हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन होगा नया मुख्यमंत्री, किसके चेहरे पर लगेगी मुहर, इस पर सस्पेंस अभी लगातार बरकरार है। हालांकि इस रेस में सबसे तेज दौड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जिनके सर पर जीत का सेहरा बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी बार नहीं, महाराष्ट्र में जातीय समीकरणों को साधना भी महायुति के सामने चुनौती है। ओबीसी, ब्राह्मण, मराठा, क्या ये सब कुछ साध कर कोई और चेहरा भी इस रेस में शामिल हो सकता है? महाराष्ट्र की बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो पर्ची पर किसका नाम लिखेंगे? कौन अगले 5 साल तक महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहा है? महाराष्ट्र की सियासत को समझाने वाली मैदान में किसका राज तिलक होगा यह कंफर्म नहीं है। समझिए यूं कि बारात तैयार खड़ी है और दूल्हा तय नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम कंफर्म नहीं होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुल्लम खुल्ला बिना किसी शर्त के बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद ब्राह्मण और मराठा कार्ड खेला जा रहा है। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। सतारा से ठाणे लौटकर एकनाथ शिंदे ने मोदी का नाम लिया। शिंदे ने अमित शाह का नाम आगे किया और महाराष्ट्र के होने वाले मुख्यमंत्री के लिए एक चैलेंज दे दिया। 2.5 साल में जितना मैंने करके दिखाया उतना करके दिखाओ। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने, और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के, तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ। बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को एक फॉर्मूला सुझाया है। कहा जा रहा है कि उसी में एक फांस है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 2 मराठा उप मुख्यमंत्री। क्या मराठी मानुस इस कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट कर देगा? क्या बीजेपी को इसी बात का डर है? महाराष्ट्र में अब तक 2 ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, मनोहर जोशी और देवेंद्र फडणवीस। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है, मराठा बाजी मार ले जाते हैं। 1960 से अब तक महाराष्ट्र में 18 मुख्यमंत्री हुए, इनमें से 10 मराठा थे। फडणवीस के साथ एक और इक्वेशन यह बनता है कि वो नागपुर से आते हैं और विदर्भ रीजन से जीतते हैं। नागपुर का मतलब संघ समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। संघ को भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करता हो और ऐसा करने में कोई शर्म या झिझक न महसूस करता हो। देवेंद्र फडणवीस इस कसौटी पर एकदम फिट बैठते हैं।
बीजेपी विदर्भ का समीकरण भी इग्नोर नहीं कर सकती। विदर्भ में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सीएम बनने का मौका मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र को ज्यादा मिला है। इसी साल के लोकसभा चुनावों में विदर्भ ने कांग्रेस को जिता दिया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में विदर्भ ने कमल छाप का झंडा गाड़ दिया। फडणवीस विदर्भ के इक्वेशन को साधते हैं और यह कोई राज की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री की पहली पसंद भी फडणवीस ही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ही लगता है कि बीजेपी कोई सरप्राइज देने के मूड में नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम की पर्ची निकलेगी, संभावना इसी बात की है। कौन होगा मुख्यमंत्री और नाम भी सामने नहीं आ रहा। देखो, ये तो इस पे कहने का मेरा अधिकार नहीं है, मगर आपने टीवी में 50 बार दिखाया है। आपके ही टीवी ने बताया 5 PM देवा भाऊ सीएम, तो आपने दिखाया और अभी आप हमको प्रश्न पूछ रहे। तो मुझे लगता है आपने जो दिखाया वही सच होगा। तय हो गया है? नहीं, वो तो अधिकार तो माननीय मोदी जी और माननीय अमित भाई को है। तय होने का प्रश्न कहा है। और इसका मतलब हमने ये समझना कि इंडिया टीवी, नाम तो इंडिया है मगर बात गलत करता है, ऐसा कैसा होगा? गृह मंत्रालय को लेकर क्या कहीं बात फंसी हुई है? एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। नहीं, ये तो पता नहीं, मगर मांगने का अधिकार तो हर किसी को है ना। मांगेंगे नहीं ऐसा कैसा होगा? उनके मांगने के बाद हमारे अमित भाई जो निर्णय करते हैं, वो निर्णय मुझे विश्वास है कि तीनों नेता को मान्य रहता है। माननीय मोदी जी और अमित भाई, ये दोनों नेताओं पे, ये तीनों की और हम सब की बहुत ज्यादा श्रद्धा है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक दल में नेता कैसे चुना जाता है। पिछले 2.5-3 सालों में बीजेपी विधायकों की बैठक से चौंकाने वाला मुख्यमंत्री सामने आता है। बीजेपी को जैसे ब्रेकिंग न्यूज देने की आदत सी पड़ गई है। 2023 के अंत में मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार लग रहे थे, लेकिन विधायकों की बैठक में पर्ची निकली तो सरप्राइज के तौर पर मोहनलाल यादव का नाम सामने आया। मोहनलाल यादव ने पिछले 1 साल में अपनी जगह पुख्ता कर ली है। इसी तरह राजस्थान में पिछले साल भजनलाल शर्मा का नाम आगे किया गया, जबकि भजनलाल का नाम दावेदारों की किसी भी सूची में नहीं था। छत्तीसगढ़ में इसी तरह विष्णुदेव साय को चुना गया। ओडिशा में मोहन चरण मांझी का सिलेक्शन भी इसी तरह हुआ। हरियाणा में मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सिलेक्ट किया तो सबको हैरानी हुई, लेकिन सैनी ने मोदी के सिलेक्शन को सही साबित किया और हरियाणा चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। बीजेपी ने हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री चुनने का तरीका थोड़ा बदला है। बीजेपी में पहले यह होता था कि राज्य का चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व अपना पर्यवेक्षक भेजता था। विधायकों की मीटिंग होती थी, सभी विधायकों की राय ली जाती थी। पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व को विधायकों की राय बताते थे, फिर ऑन द स्पॉट नेता चुन लिया जाता था। बीजेपी में विधायक दल के नेता का फैसला कभी भी दिल्ली में नहीं लिया जाता था। कांग्रेस में इसका उल्टा होता है। अगर कांग्रेस किसी राज्य का चुनाव जीत जाए तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आला कमान को नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली से चिट्ठी निकलती है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है। 6 साल पहले कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना हुआ तो यही तरीका अपनाया गया। दिल्ली में राहुल गांधी ने तस्वीर जारी करके मुख्यमंत्री का नाम बताया था। 2018 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनते वक्त राहुल गांधी ने लियो टॉलस्टॉय को कोट करते हुए लिखा था, धैर्य और समय 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीर लगाकर लिखा था, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। कांग्रेस का यह तरीका अलोकतांत्रिक था। इसी का नतीजा हुआ कि एमपी में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई और राजस्थान में भी कांग्रेस टूटते टूटते बची। मुख्यमंत्री चुनने का पैटर्न बीजेपी ने भी बदला है। फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करता है, लेकिन कांग्रेस की तरह वो सार्वजनिक तौर पर अपना नाम नहीं बताता, बल्कि विधायक दल की मीटिंग में ही एक पर्ची भेजता है। उस पर्ची पर अगले मुख्यमंत्री का नाम लिखा होता है। विधायक दल की मीटिंग में वही पर्ची पढ़ी जाती है, फिर उस पर सभी विधायकों की रायशुमारी करा ली जाती है। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ ग्रहण की तारीख और समय बता दिया है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई का आजाद मैदान। मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो जाहिर है कि यह घोषणा पूरी तरह ठोक बजाकर की गई है।
महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने जो घोषणा की है, शायद उनको ऊपर से सिग्नल दिया होगा कि आप 5 तारीख को शपथ लेने का प्रबंध करो, या तो 5 तारीख को शाम को 5 बजे लेना है। वजह एक है कि इस समारोह में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनका टाइम फिक्स हुआ होगा, इसलिए उन्होंने घोषणा किया। और ये मुझे लगता है कि इसकी जानकारी वरिष्ठ नेता जो एकनाथ शिंदे साहब है या तो अजित दादा है, इनको भी होगी या तो उनको बताया गया होगा। बगैर बताए ये घोषणा वो कर भी नहीं सकते, तो इसलिए ये सबके राय लेके ही उन्होंने घोषणा की होगी, ऐसा हमें लगता है। क्या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पर्ची तैयार कर ली है? उस पर्ची पर देवेंद्र फडणवीस का ही नाम है या कोई और नाम लिख दिया गया है? हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। फडणवीस की टाइमलाइन को देखने पर लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर कॉन्फिडेंट है। जाति उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि दूसरी पार्टियों के नेता इस पर भी गुणागणित लगा रहे हैं। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते हैं। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के, मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या ये उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहां मेस हो चुका है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे क्या कोई सरप्राइज आएगा? क्या शिंदे का प्रेशर काम कर जाएगा? क्या मराठा मुख्यमंत्री की डिमांड पर नए सिरे से विचार किया जाएगा? महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम सिर्फ एक आदमी को मालूम है। मोदी ने क्या सोचा है ये किसी को नहीं बताया। अमित शाह को थोड़ा थोड़ा हिंट मिला है, बाकी सब कयास लगा रहे हैं। बीजेपी में कभी भी किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, फिर भी फडणवीस का पुख्ता दावा बनता है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की हार के बाद विधानसभा चुनावों में जीत मिली है। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप पर महाराष्ट्र में कोई विवाद नहीं है। फडणवीस की लीडरशिप क्वालिटी पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को भी यकीन है। देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का पूरा अनुभव है। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने में फडणवीस का अनुभव चाहिए। महायुति के कॉम्प्लेक्स ढांचे को संभालना सबके बूते की बात नहीं है। आपको भी पता है, जब किसी राज्य में सरकार आती है तो राज्य में आई हुई सत्ता की शपथ लेने वाली सरकार मैदान, डेट तय करती है। चाहे वो चंद्राबाबू जब शपथ लेने वाले थे तो उस चंद्राबाबू ने अपनी डेट तय कर दी। उन्होंने कहा ये डेट को शपथ विधि होगा। तेलंगाना में जब वो रेड्डी चुन के आया, उन्होंने कहा कि हमारी शपथ ग्रहण इस समय होगा, ये लोग आएंगे। कर्नाटक में राज्यपाल ने थोड़ी तारीख तय की थी, तब भी कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने तारीख तय की। उन्होंने कहा कि उद्धव जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे। कांग्रेस वालों की सबसे बड़ी अड़चन है, वो इतने भुलक्कड़ होते हैं। हमने अल्जाइमर ये बीमारी सुनी होगी ना, इनको पॉलिटिकल अल्जाइमर है। कि ये किसने कहा? जो सरकार तय करती है, जो सरकार शपथ लेती है, वो शपथ लेने के पहले किसको इनविटेशन देना है, कौन से राज्यों के सीएम आएंगे, कौन आएंगे, ये कहते हैं। और बाद में राज्यपाल महोदय को अपनी सारी इच्छाएं कागज पर लिखकर देते हैं कि ये मैदान में होगा। राज्य शिष्टाचार विभाग को आदेश दिया जाता है और महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति
अगर देश की सरकार है तो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। अब देश में जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो राष्ट्रपति महोदय ने थोड़ी तारीख तय की,